कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वहाँ फैसले जल्दी नहीं लिए जाते, कभी महीनों और कभी साल लग जाते हैं। लेकिन बीते दिनों एक फैसला हमने ऐसा देखा जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में ले लिया। वो था प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री ईएजी ग्रुप के मेंबर के तौर पर, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। लेकिन ये ऑफर प्रशांत किशोर ने तुरंत ही ठुकरा दिया। आखिर क्यों? यही है सबसे बड़ा सवाल और इस क्यों का जवाब देने के लिए आज प्रशांत किशोर खुद हमारे बीबीसी स्टूडियोज़ आए हैं। सबसे पहले मैं सीधा सवाल इसी पे आती हूँ। आपने एक ट्वीट किया, आई डिक्लाइन द ऑफर, नीचे आपने कुछ जवाब भी लिखे। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, समझ नहीं आया कि क्यों डिक्लाइन किया। ईएजी ग्रुप से आप संतुष्ट नहीं थे, पार्टी में जाकर संतुष्ट नहीं थे, या कोई और पद चाहिए था? नहीं, देखिए, इस पूरे विषय के दो पहलू हैं। एक तो कि जो कांग्रेस की अभी की स्थिति है उस पर जो एक असेसमेंट किया गया और उस असेसमेंट के आधार पर आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं, उस पर एक गहन चर्चा हुई। पहली बार 2014 के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बैठ के उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा, अपनी बातें उसमें शेयर करी, मैंने भी कुछ बात बताई होंगी और उसको लेकर एक पूरी तरह से सहमति आपस में बनी। तो जहाँ तक वो पहलू है उसमें बिल्कुल सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा पहलू ये है कि मुझे कांग्रेस में शामिल होकर उस कार्यक्रम को करने या उस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन या मेरी कोई भागीदारी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर कांग्रेस ने ज़रूर इनवाइट किया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं और उन्होंने उसकी एक परिकल्पना करी है ईएजी की, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की, जिसके मेंबर के तौर पे आप इस पूरी ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करने में अपनी भागीदारी दे सकते थे। पहले बात में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात को लेके मेरे मन में थोड़ा संशय रहा है, क्योंकि ईएजी जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई एक बॉडी होगी। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटरी जिसको कहते हैं वो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आया। और जब आप इतने बड़े स्तर पे किसी कांग्रेस जैसे संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें कोई एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है और 4 या 5 लोग उसमें नॉमिनेटेड किए गए हैं, एक मैं भी उसमें नॉमिनेटेड किया गया हूँ, लेकिन हम लोग सब तो नॉमिनेटेड ही होंगे। तो हमसे ये अपेक्षा रखना या कि ये लोग आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस में ला पाएंगे, वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा। क्योंकि जो कांग्रेस की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह के किसी व्यवस्था का आधार नहीं है। तो यहीं से आपका पिक करती हूँ जो आपने कहा। तो आप कह रहे थे कि संविधान, कांग्रेस के संविधान के तहत वो ईएजी ग्रुप बनाया जाता, ये आपकी मंशा थी? नहीं, मेरी और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, इलेक्टेड या सिलेक्टेड होते, कैसे होते? नहीं, मेरे मन में ये संशय रहा जिसकी वजह से मैंने डिक्लाइन किया कि जो अभी की व्यवस्था है उस चीज़ को करने के लिए एक डिजिग्नेटेड व्यवस्था है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान के अनुरूप है। आप एक नई बॉडी बना रहे हैं, उस बॉडी को आपने ये सुपर पावर के तरह से आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उनको जो काम करने की जिम्मेवारी है वो दे दी। मुझे ऐसा लगा कि चूंकि ये संविधान से पूरी तरह अलाइन नहीं है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरह अलाइन नहीं है, तो आगे चलकर इसमें कई तरह के विरोधाभास हो सकते हैं। आप जैसे मैं संशय को लेकर कहीं गए, मैं इसको पहले आपके दर्शकों को क्लियर करूं कि जैसे मान लीजिए कि ब्लूप्रिंट में एक चर्चा हुई कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसको मजबूत कैसे किया जाए। कांग्रेस के कोई 500 जिलों में जहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ एक्टिव है या उनकी एक ताकत है, उसमें करीब करीब 8000 टाउन और ब्लॉक कमिटीज़ हैं। तो ये एक सहमति बनी कि इन ब्लॉक कमिटीज़ और टाउन कमिटीज़ को फिर से नए सिरे से गठित किया जाए, नए तरीके से बनाया जाए, और वो काम ईएजी करेगा। जो बहुत सारी बातें कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ईएजी को 8000 ब्लॉक और टाउन कमिटीज़ को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है अगले 2 साल में, लेकिन कांग्रेस के संविधान के तहत जो व्यवस्था बनी हुई है अभी, ये काम महासचिव संगठन का है। तो ये समझ में अब अगर किसको मिलते अगर ईएजी वो काम करेगा तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे? आपकी बात समझ या फिर इसमें तो मेरे मन में संशय ये था कि हम आपस में विरोधाभास होने लगेगा, या फिर ईएजी
विल बिकम एन रिकमेंडिंग बॉडी, कि मैं रिकमेंड करूंगा या वो बॉडी रिकमेंड करेगी, और फिर जनरल सेक्रेटरी जो संगठन है या कम्युनिकेशन है, जिस विषय पर भी आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि पहले से संविधान के तहत कुछ एक व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि इस संशय को दूर कराने के लिए क्या आप किसी के पास गए, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, आपने किसी से बात की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये बताया, मैंने अपनी ओर से उनको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कांग्रेस। उस पर उन्होंने कोई ऐसी एश्योर्ड बात कही नहीं, तो मैंने फिर पोलाइटली मना कर दिया। तो पता चल गया कि बात कहाँ बिगड़ी। अब ये जानना चाहती हूँ थोड़ा सा, मैं इसको देखिए, पार्टी में इसको बात का बिगड़ना मानता नहीं हूँ। बात कहाँ नहीं बन पाई, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अब ये जानना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास गए थे, कांग्रेस प्रशांत किशोर के पास? देखिए, ये बिल्कुल ही मतलब महत्वपूर्ण विषय नहीं है, आप ये मानकर चलिए। नहीं, हम सिर्फ जानने के लिए जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ईगो नहीं है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात करी, मुझे मौका दिया, मुझे सुना, जिन विषयों पर भी वो सुनना चाहते थे। कुछ बातों में उन्होंने मेरिट पाई हो, नहीं ये बात मेरे लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उनका बड़प्पन है और मैं इसके लिए कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ। ये कहना कि किसने किसको बुलाया, मेरा इसमें कोई ईगो नहीं है। ठीक है, मैं उनके पास गया था, इसमें आप अगर आपको या कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के पार्टी को या दूसरे किसी को ऐसा लगता है कि किसने किसको अप्रोच किया, इससे बड़ा और छोटा होना है, तो मैं पहले से सामने से कह रहा हूं कि कांग्रेस से गलती हो सकती है, लेकिन जो जीत है वो हमेशा पार्टियों की है। लेकिन सवाल का आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। नेता बने भले ना हो अभी, लेकिन आप गुण पूरे सीख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, गोवा में आप टीएमसी के साथ थे? मैं बंगाल में चुनाव होने के बाद मैंने ये पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है कि मैं किसी के साथ अब पुरानी भूमिका में चुनाव के प्रबंधन या चुनाव को मैनेज करने के लिए काम नहीं करूंगा। दिस इंक्लूड्स टीएमसी इन गोवा एंड बियॉन्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चुनाव में मेरी भागीदारी नहीं होगी। किसी चुनाव में मेरी भागीदारी उस तरीके या उस भूमिका में नहीं होगी जो कि मैं पिछले 10 साल से करता रहा हूं। मान लीजिए कि कल मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर गया होता, तो कांग्रेस में भी जो मुझे समझ है तो मैं तो उन्हीं कामों में लगाया जाऊंगा। पार्टी कहेगी कि आप चुनाव के दौरान जाके काम कीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले कर रहे थे, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं बंगाल में चुनाव प्रबंधन का काम कर रहा हूँ या ममता जी को हेल्प कर रहा हूँ उनके चुनाव में, तो वो 24/7 एक डिफाइंड रोल है और एक डिफाइंड टारगेट है कि इस चुनाव में पार्टी को हर संभव मदद करके जिताना है। जब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, एनालिस्ट के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कई लोगों से मिलते हैं, कई चुनावों में जाकर बैठते हैं, उसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कर रहे हैं। आप क्या ममता बनर्जी को 2024 के चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट बनाने के लिए तैयारी में नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। मैं आपने मेरा बयान पहले भी नहीं देखा है। मैं कभी भी मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट इस देश में चुनाव जीत सकता है। जो भी फ्रंट है उसको तो सेकंड फ्रंट बनना पड़ेगा ना। एक नंबर पे समझिए बीजेपी और एनडीए है, तो मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं कहूँगा कि थर्ड फ्रंट विल डिफीट द फर्स्ट फ्रंट। कांग्रेस को आप सेकंड में नहीं मान रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी फ्रंट होगा, जो कि बीजेपी, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी फ्रंट बीजेपी को हराने की मनसा रखता है या चेष्टा कर रहा है, उसको तो सेकंड फ्रंट होना पड़ेगा। थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की तो ये तो मीडिया का एक क्रिएशन है, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट। कांग्रेस सेकंड फ्रंट है आज की तारीख में या नहीं? कांग्रेस सेकंड सबसे बड़ी पार्टी इस देश में है। फ्रंट तो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो देश की सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है। अब हम टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं अपने, उसके बहुत संक्षिप्त सवाल होंगे जिस पे 3 विकल्प मैं दूंगी, आप इसे रैपिड फायर राउंड टाइप कह सकते हैं। मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। आई विल कीप द लिबर्टी विथ मी टू स्किप, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल चीज़ों को आप एकदम से अगर 3 शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो मैं स्किप कर सकता हूँ। आप कोशिश करें। आप इतने अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, हम इस वजह से चाह रहे हैं कि अगर आप इनका जवाब दे देते तो बहुत अच्छा होता, बाकी स्किप करने की लिबर्टी आपके पास बिल्कुल है। तो सबसे पहले सवाल मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आपकी पहली पसंद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? सोनिया गांधी। इसके बाद
प्रशांत किशोर के करियर का सबसे हाई पॉइंट 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना, 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीत दिलाना। 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोकना। ये ऑप्शन ही नहीं था। जेडीयू में प्रशांत किशोर की एंट्री के लिए कौन जिम्मेदार? अमित शाह, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर। आप अमित शाह डिनाई कर रहे हैं। 2024 में वर्तमान स्थिति में कौन जीत रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या अन्य? पता नहीं। आप अभी बीजेपी को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब? मैं कह रहा हूं मुझे पता नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भारत की राजनीति में किस भूमिका में होंगे? चुनावी रणनीतिकार, एक नेता, नई पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर? पॉलिटिशियन के तौर पे होंगे। कहाँ होंगे, किस फॉर्म में होंगे, ये नहीं पता है। इस पे आगे आपसे तवज्जो चाहूंगी। बीजेपी की नई पीढ़ी में सबसे प्रॉमिसिंग नेता आपको कौन नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, हेमंत विश्व शर्मा या अनुराग ठाकुर? इट्स बियॉन्ड माय पे ग्रेड। नई पीढ़ी में विपक्ष के सबसे प्रॉमिसिंग नेता? तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सचिन पायलट, आदित्य ठाकरे, जगन मोहन रेड्डी? मैंने आपको पहले कहा दीज आर बियॉन्ड माय पे ग्रेड टू से हु इज बेटर देन अदर्स। वर्तमान में भारत को का एक नेता जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार? नीतीश जी से मैं पहले प्रभावित था। नीतीश जी के साथ मेरा, उनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। आज के जो नीतीश कुमार हैं, संभव है कि उससे वो बात सही ना हो, लेकिन अगर वो मैं प्रभावित नहीं होता तो पार्टी ज्वाइन नहीं करता। तो एक ही पार्टी मैंने ज्वाइन की है, वो जदयू है, उसके नेता नीतीश कुमार थे। तो आप ये मान सकते हैं कि एक दौर में मैं नीतीश कुमार से प्रभावित था और है में बहुत फर्क है। मैं वही कह सकता हूँ। अभी अगर होता तो अभी में जितनी लिस्ट में नाम दिया अमित शाह, नरेंद्र, अगर किसी ऐसे नेता से मैं प्रभावित होता तो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता। तो इसका मतलब राहुल गांधी से प्रभावित है इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे थे? मैंने आपने रैपिड फायर क्वेश्चन रखा है, अब उसका फॉर्मेट आप बदल के नहीं, ठीक है, उसमें हम आगे नहीं जाएंगे। दो और सवाल लास्ट के मेरे बच गए। प्रशांत किशोर अब आगे यहाँ से कहाँ देखते हैं अपने आप को? कांग्रेस के दरवाजे हमेशा बंद हो गए? मैंने जब 2 मई 2021 को बंगाल के रिजल्ट आए थे तो मैंने कहा था कि 1 साल मैं रुक के आगे क्या करना है उस पर सोच विचार करके निर्णय लूँगा। वो 2 तारीख अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आई वुड बी एबल टू टेल पब्लिकली कि भाई मैं आगे क्या करूँगा। तो नई पार्टी बना रहे हैं? अब मैं जो कुछ भी करूँगा मैं आपको 2 दिन में बताऊँगा। आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, क्या उसी रोल में बीजेपी में जाने की कभी मंशा है? भाई मेरे पास जब कोई ऑफर ही नहीं है तो हाइपोथेटिकल बात है कि आप कह सकते हैं भाई कि क्या आप रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में ज्वाइन करना चाहते हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं है। दरवाजे नहीं खुले हैं। मैं कह रहा हूँ बातचीत अभी भी होती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, उसका कोई मतलब ही नहीं है अभी।